अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर दैट इज यूनिट नंबर 5.2 इज एक्टिविटी नेटवर्क व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. So let's directly start with the basic definition of activity network. Activity network क्या होता है? Activity network एक graphical method है जिसमें आप डिपेंडेंसी शो करते हैं. किसके बीच डिपेंडेंसी शो करते हैं? देखिए बेटा, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का आइडिया होता है, उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, यानी नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, ये आपस में इनकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ डिपेंडेंट होती हैं. तो जब इनकी डिपेंडेंसीज को आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ शो करते हैं या विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड नोड्स शो करते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपके पास? एक्टिविटी नेटवर्क. ठीक है, नोड्स क्या होंगी? नोड्स वो एक्टिविटीज होंगी, और जो आर्क्स होंगी वो उनके बीच का कनेक्शन यानी उनकी डिपेंडेंसी को शो कर रही हो. राइट, तो ये और क्लियर होगा जब हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे. तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द डेफिनेशन, विद द स्पेसिफिक एग्जांपल. तो ये आपके पास एक टेबल है. जितना अच्छे से आपको ये टेबल समझ आएगा ना, उतना इंटेलिजेंटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. इस टेबल में बड़ी सिंपल से यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट पैरामीटर आपके पास टास्क है. फॉर इंस्टेंस अगर 12 टास्क है तो मीन्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे 12 नंबर ऑफ एक्टिविटीज है. ठीक है, अब ये सामने ड्यूरेशन मेंशन है. इस ड्यूरेशन को मैं कोई यूनिट दे देती हूँ. जैसे कि इसको हम यूनिट दे देते हैं डेज का. ठीक है, जैसे 8 डेज लग रहे हैं टास्क 1 को कंप्लीट होने के लिए, 12 टास्क 2 को कंप्लीट होने के लिए 15 डेज चाहिए, एंड सो ऑन टिल टास्क 12 कंप्लीट होगा आपका 10 डेज में. अब थर्ड कॉलम पे आते हैं जो क्या है डिपेंडेंसी का. अब क्योंकि आपके पास टास्क 1 के आगे डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि टास्क 1 किसी भी दूसरे टास्क पर डिपेंडेंट नहीं है. इसको हम पहले दिन से स्टार्ट कर देंगे इस पे काम करना. टास्क 2 के आगे भी डैश लगा हुआ है, मतलब इस पे ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. बट टास्क 3 के आगे क्या लिखा हुआ है? T1 मीन्स जब तक T1 एंड नहीं होगा T3 स्टार्ट नहीं हो सकता. जब तक T4 एंड नहीं होगा तब अच्छा, T4 के आगे तो डैश लगा हुआ है, मतलब T4 किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है. T5 के आगे क्या लिखा हुआ है? T2 और T4. तो जब तक T2 और T4 ऐड नहीं हो जाते T5 स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है. अब जैसे टास्क 6 है और मैं आपसे पूछूंगी भाई कितने दिन लगेंगे T6 को कंप्लीट होने में, तो आप 5 डेज नहीं कह सकते. क्यों? बिकॉज T6 इज नॉट इंडिपेंडेंट, रादर इट इज डिपेंडिंग ऑन T1 एंड T2. राइट, तो T2 को देखिए 15 डेज का टाइम लग रहा है, T1 को 8 डेज का टाइम लग रहा है. तब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाते, T6 स्टार्ट ही नहीं होगा. राइट, एंड सो ऑन जैसे कि आपको नजर आ रहा है. T12 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 10 डेज लगेंगे, लेकिन वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक T11 एंड ना हो जाए. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपका टास्क ये है कि आपको जो एक्टिविटी टेबल हमने देखा है उसको देखते हुए पहला काम क्या करना है? एक्टिविटी नेटवर्क बनाना है. जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हैं उस नेटवर्क को देखते हुए फाइंड करने, देन क्रिटिकल पार्ट हाईलाइट करना. अब इसको हम बारी बारी देखते हैं. सबसे पहले तो हम एक्टिविटी नेटवर्क बनाएंगे. एक्टिविटी नेटवर्क कैसे बनेगा कि वो जो हमने अभी टेबल देखा है, उस टेबल के आगे जो भी डिपेंडेंट टास्क हैं उनके आगे आप मॉड्यूल मेंशन करना शुरू करते हैं. जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. अब जहाँ डैश लगा हुआ है वहां आप मॉड्यूल मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ डैश नहीं है हर उस टास्क के आगे आप लिखेंगे मॉड्यूल M1, M2, M3 टिल रिस्पेक्टिवली. जब तक टास्क एंड ना हो जाए सारे तब तक आप मेंशन करते रहेंगे. ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे T5, T7 नहीं होता, डैश लगा हुआ था, तो यहाँ मैं T7 नहीं लिखती, यहाँ T7 आता और यहाँ लास्ट में क्या आता? T8, क्योंकि यहाँ कोई टास्क ही नहीं है. ठीक है, तो बहुत सिंपली हमने वहाँ वहाँ M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले गए जहाँ जहाँ हमारे पास डैश नहीं था. ठीक है, पहला काम हमने ये कर लिया. इस पहले काम के बाद दूसरा स्टेप बेटा ये है कि आप ये करेंगे कि एक्टिविटी नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे. एक्टिविटी नेटवर्क बनाने से पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे, लेकिन वो बनाने से पहले वीडियो को यहीं रोकें और ये जो चार्ट है ना ये अपने पास कर लें आप कॉपी. ठीक है, जब तक ये कॉपी आपके पास नहीं होगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, एक दफ़ा आप ये कॉपी कर लें, उसके बाद आप क्या करें? आप एक्टिविटी नेटवर्क बनाना शुरू करें. सबसे पहला काम आप ये करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट नोड बनाएं. स्टार्ट नोड से आप कनेक्ट कर दें उन सारे टास्क को जो सारे टास्क आपके पास क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं. उन सारे टास्क को आप कर दें कनेक्ट. कौन से टास्क आपके पास इंडिपेंडेंट है? जल्दी से टेबल में देखें. T1, T2, T4. तो मैंने इस कार्ड के साथ T1, T2, T4 को कनेक्ट कर दिया. अब दूसरा काम बेटा आप ये करेंगे कि अब देखेंगे उस टेबल में जाके
कि T1 कितने मॉड्यूल्स के साथ आ रहा है। मीन्स चले एक दफा हम टेबल पे चले जाते हैं। मीन्स T1 के आगे कितने मॉड्यूल्स हैं, तो T1 के आगे कौन कौन सा मॉड्यूल है। T1 के आगे है M1, ठीक है। और T1 और कहाँ कहाँ है, T1 एक तो मुझे यहाँ मिल गया, फिर T1 मुझे यहाँ मिल गया, फिर T1 मुझे यहाँ मिल गया। तो T1 किस किस से कनेक्ट होगा, M1 से, M3 से, M4 से। दूसरा इंडिपेंडेंट टास्क कौन सा है, T2। और तीसरा इंडिपेंडेंट टास्क कौन सा है, T4। T4 यहाँ मिला, और कहीं है T4, हाँ भाई है, ये रहा। तो T1 किससे कनेक्ट होगा, जिसे बताएं, M1, M3, M4। T2 किससे कनेक्ट होगा, M2, M3। T4 किससे कनेक्ट होगा, M2, M5। बिल्कुल यही हम करने जा रहे हैं अपने सेकंड स्टेप में, कि जो टास्क जिस मॉड्यूल के साथ लिंक है उसके साथ हम मेंशन कर दें। यही करा। T1 के आगे आप टेबल पे देखें क्या लिखा हुआ है। T1 डिपेंडेंसी वाले कॉलम में कहाँ कहाँ है, M1 के साथ है। और T1 और कहाँ है, M3 के साथ है। और T2 डिपेंडेंसी वाले कॉलम में कहाँ कहाँ है, T2 डिपेंडेंसी वाले कॉलम में M3 के साथ है। T2 और डिपेंडेंसी कॉलम में T2 के आगे M2 लिखा हुआ है। और T4 को देखें, डिपेंडेंसी वाले कॉलम में T4 के साथ क्या है, M2 है। और T4 किसके साथ है, M5 के साथ भी है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब देखिए, आपने देखा कि आप डिपेंडेंसी वाले कॉलम पे आ गए, और डिपेंडेंसी वाले कॉलम पे आपने मॉड्यूल के आगे देखा कि कौन सा टास्क मेंशन था। ये आप किस कॉलम में, डिपेंडेंसी वाले कॉलम पे। अब आपको इस डिपेंडेंसी वाले कॉलम से मूव करना है और टास्क वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी वाले कॉलम में देखें कि जो M1 है, तो उसके अगेंस्ट टास्क वाले कॉलम में कौन सा टास्क लिखा हुआ है। जो M4 है, तो उसके अगेंस्ट टास्क वाले कॉलम में कौन सा टास्क लिखा हुआ है। जो M3 है, उसके अगेंस्ट टास्क वाले कॉलम में कौन सा टास्क लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें आप। जब आप ये देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि M1 के अगेंस्ट, अगर आप टास्क वाले कॉलम पे जाएं तो M1 के अगेंस्ट लिखा हुआ है T3। और मॉड्यूल 4 जब कंप्लीट हो रहा है तो कौन सा टास्क स्टार्ट हो सकता है, T7। जब मॉड्यूल 3 एंड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जब आप टास्क वाले कॉलम में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, T6। मतलब M3 जब एंड होगा तो T6 स्टार्ट होगा। जब M2 एंड होगा तो T5 स्टार्ट होगा। जब M5 एंड होगा तो T8 स्टार्ट होगा। ऐसा ही है, M2, T5, M5, M8, ऐसा ही होगा उस टेबल में जो आपने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये करने के बाद, ये टास्क करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही काम आपको किस में करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। अभी आपने क्या किया कि जो मॉड्यूल था उसको आपने मैप करा टास्क में, ऐसे ही करा। अब आप फिर से वही काम करेंगे कि डिपेंडेंसी वाले कॉलम में आएंगे। आप ये देखेंगे कि जो T3 आपने ऑब्टेन करा है यहाँ पे, वो T3 किन किन एम्स के साथ है। वो T3 डिपेंडेंसी वाले कॉलम में किन किन मॉड्यूल्स के साथ है। देखें T3 कहाँ कहाँ है। चलें हम ऐसा करते हैं, हम वहां जाके देख लेते हैं टेबल में, यहीं पे हम टेबल में जाके देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखें T3 किस किस के साथ है। T3 है M6 के साथ, और T3 कहीं नहीं है ना, ऐसा ही है, T3 एस M6 के साथ है। तो हम यही करेंगे स्टेप 4 में कि T3 बस M6 के साथ है तो T3 को M6 से कनेक्ट कर दिया। T7 के आगे देखें कौन सा मॉड्यूल लिखा हुआ है, T7 बस M7 के साथ ही लिखा हुआ है, और T7 पूरे कॉलम में कहीं भी नहीं है। तो T7 को हम कनेक्ट कर देंगे M7 के साथ। T6 पूरे कॉलम में बस किसके साथ ही है, M6 के साथ ही है। और T5 पूरे कॉलम में एक ही दफा है, और उसके आगे कौन सा मॉड्यूल लिखा हुआ है, M7। ठीक है, तो इस स्टेप में आपने बेसिकली करा क्या है, इस स्टेप में आपने डिपेंडेंसी वाले, लेट मी राइट, इसमें आपने वही करा जो आपने शुरू में करा था, कि डिपेंडेंसी वाले कॉलम को देखा और उसमें देखा टास्क के आगे कौन सा मॉड्यूल लिखा हुआ है। अगर टास्क 3 है तो वो कॉलम में कितनी दफा है और वो किस किस मॉड्यूल के साथ है। तो जिस जिस मॉड्यूल के साथ टास्क 3 होगा उस मॉड्यूल को उस पर्टिकुलर टास्क से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आप खुद गैस कर लेंगे कि अच्छा, जब मैंने डिपेंडेंसी वाला कॉलम देख लिया, अब मैं उसके रिवर्स जाऊंगी कि जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जाके मैं देखूंगी वो किस टास्क।
उस पे कौन सा टास्क डिपेंडेंट है, मतलब M6 जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद कौन सा टास्क स्टार्ट होना है। ठीक है, लेट्स डू इट, क्लियर इट। अब हम आगे मूव करते हैं। देखें, अब आप जब M6 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो M6 के बिल्कुल बराबर में जो टास्क है वो है 9, T9, और M7 के जब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो टास्क वाला कॉलम है उसमें होगा T10। अब वही आपको फिर से करना है कि फिर आप टास्क 9 और टास्क 10 को आप किस कॉलम में देखेंगे, डिपेंडेंसी वाले कॉलम में देखेंगे। जैसे ही आप टास्क 9 को डिपेंडेंसी वाले कॉलम में देखते हैं, T9 को जब आप डिपेंडेंसी वाले कॉलम में देखेंगे तो बस आपको एक ही दफा टेबल में T9 नजर आएगा, और T9 के साथ जो मॉड्यूल मेंशन है वो मॉड्यूल है M8। तो T9 को आप कनेक्ट कर देंगे M8 से। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आप फिर से वही काम करेंगे कि M8 के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा टास्क है, T11 है। फिर T11 को आप डिपेंडेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कि T11 कितनी दफा लिखा हुआ है, T11 बस एक ही दफा लिखा हुआ है, और किस मॉड्यूल के साथ लिखा हुआ है, M9 के साथ लिखा हुआ है। फिर M9 के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा टास्क होगा, तो वो आप टास्क वाले कॉलम में जब बिल्कुल सामने देखेंगे M9 के तो लिखा हुआ होगा T12। अब हो गया फिनिश। अब बेटा एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका एक्टिविटी नेटवर्क जो आपकी डायग्राम है वो जब एंड हो जाए तो आपको देखना है कि कोई मेरी ऐसी नोड तो नहीं है जो ओपन रह गई हो। ये जो जितने भी स्क्वायर से बने हुए हैं ना, ये सब आपकी नोड्स हैं। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट में डेफिनेशन बताई आपको एक्टिविटी नेटवर्क की, तो मैंने कहा जितनी भी आपकी एक्टिविटीज, यानी उसको आप टास्क भी कह सकते हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज या टास्क होंगे वो सारे के सारे टास्क आपकी नोड्स होंगी। तो ये जो स्क्वायर शेप से जितने भी बने हुए हैं ये सब आपकी नोड्स हैं। तो आप देखिए क्या कोई ऐसी नोड है जो ओपन रह गई है? यस, एक नोड ये है T10 वाली जो ओपन रह गई है, और ये एक नोड ये है T8 वाली जो ओपन रह गई है। तो जो ओपन रह गई है और आपका टेबल एंड हो गया, देखिए ना आप T12 तक पहुंच गए, मतलब पूरा टेबल आपने इनकाउंटर कर दिया है। T12 आ गया मतलब फिनिश, क्योंकि T12 हमारा लास्ट टास्क था। तो T12 के फिनिश होने पे T11 और T8 ओपन है। तो T10 को और T8 को आप डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर देंगे? फिनिश से। अब ये आपका एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जब ये कंप्लीट इसकी फॉर्म अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कंप्लीट फॉर्म कैसी होगी? वो कंप्लीट फॉर्म ऐसी होगी जिसमें एट द एंड जो ओपन नोट्स रह गई हैं उसको आपको उनको आप क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। ये एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बन गई है। बज़ाहिर आपको ऐसा लगा होगा थोड़ा मुश्किल है, बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दफा आप समझने के बाद जब बनाना शुरू करेंगे आप फौरन इस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आप बनाएं तो पहले ये स्टेप करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर आगे बढ़ते जाएं और स्टेप बाय स्टेप बनाते जाए। नहीं, डायरेक्टली आपको यही बनाना है। ठीक है, कोई स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट स्टेप शो नहीं करने, डायरेक्टली आप ये आसानी से बना सकते हैं। वो स्टेप इसलिए थे कि अगर मैं अचानक से ये डायग्राम आपके आगे ओपन कर देती तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको लगता है टफ है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, दूसरा टास्क हमारा ये है कि हमें ऑल पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल पाथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स स्टार्ट। ऑल पॉसिबल पाथ जब हमें इसमें से फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट हमें सिंपल सा ट्रेस करना है कि स्टार्ट टू फिनिश हमें जाना है। स्टार्ट टू फिनिश में जितने भी पॉसिबल पाथ्स आ रहे हैं हमें वो एनकाउंटर करें। चलिए करते हैं बड़ा आसान सा है। लेकिन T3 यहाँ हमने स्टार्ट करा तो सबसे पहले तो T1 आया। T1 से मैं या तो ऊपर जाऊँ या नीचे आऊँ, तो पहले मैं ऊपर वाला पाथ निकाल लेती हूँ। तो पाथ मेरा आएगा T1, T3, T9, T11, T12, ये हो गया पाथ 1। अब पार्ट 2, T1 से दूसरा क्या आ रहा है? T1, T7, T10। ठीक है, T1 से इसके अलावा T1 से कोई तीसरा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, T1 से 3 एरोज निकल रहे हैं तो तीसरा भी होगा। T1, T6, T9, T11, T12, ऐसा ही है। अब T2 की बारी आती है। T2, T6, T9, T11, T12, T2, T5, T10। ठीक है, अब T2 के तो सारे हो गए। अब T4 पे आते हैं क्योंकि T2 के दो पार्ट्स थे ना। T3 के 3 हो गए, T2 के 2 हो गए, अब T4 से भी 2 निकल रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं T4, T5, T10, T4, T8। ये सारे पॉसिबल पाथ हमने निकाल लिए। अब इनको एक जगह जॉट डाउन भी कर देते हैं ना, T1, T3, T9, T11, T12। जो सारे पाथ हमने अभी निकाले हैं वो 7 के 7 पाथ हमने लिख दिए। देखिए ना 7 कैसे हो गए, आपको एट ग्लैंस ही आप देख के बता देंगे। कैसे बता देंगे भाई? T1 से 3 पाथ्स निकल रहे हैं, T2 से 2 पाथ्स निकल रहे हैं, T4 से भी 2 निकल रहे हैं। 3 + 2 + 2 कितना हो गया? 7। तो ये हमने 7 के 7 पाथ यहाँ लिख दिए।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि हमने सारे के सारे पाथ आइडेंटिफाई कर लिए, ये सारे वो पॉसिबल पाथ हैं। फिर जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना वो ये है, फाइंड द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें? क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, ये हमारा मेन टास्क है। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको हर पाथ की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मतलब हर पाथ का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा कि किस पाथ को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन निकालने के लिए आप लोग ये करेंगे कि आप मेंशन करेंगे, टेबल में जाके देखेंगे कि T1 को कितना टाइम लग रहा है, 8 डेज। अब टेबल में देखें T3 को कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज। अब टेबल में देखें T9 को कितना टाइम लग रहा है, T9 को भी 15 डेज लग रहे हैं। अब टेबल में देखें T11 को कितना टाइम लग रहा है, 7 डेज। अब टेबल में जाके देखें T12 को कितना टाइम लग रहा है, 10 डेज। जब आप इन सारे टाइम्स को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। यहाँ देखें T1 को कितना टाइम लग रहा है, 8 डेज। टेबल में जाके देखें T7 को कितना टाइम लग रहा है, 20 डेज। टेबल में जाके देखें T10 को कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज। 20 + 15 + 8, 43। बिल्कुल उसी तरह टेबल में देख देख के रिस्पेक्टिवली इनके आप डेज मेंशन करेंगे, उन डेज को ऐड करेंगे। मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस टेबल में देखें ऐड करें और आंसर लिख दें। टेबल में देखें किसको कितना टाइम लग रहा है, सारे नंबर ऑफ डेज को ऐड करें, आंसर लिख दें, तो सारे पॉसिबल पाथ्स आ जाएंगे। क्वेश्चन अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ। जो क्वेश्चन क्या था कि हाईलाइट द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ होता क्या है? क्रिटिकल पाथ की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। क्रिटिकल पाथ इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सब में से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ कौन सा है, 35, 35, 40, 52, 45, 43, 55, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा, 55 डेज को लगा, जो कि पाथ है T1, T3, T9, T11, T12। तो आपको एट द एंड इस पाथ को हाईलाइट करना है कि आपको जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला टाइम लगा है वो कौन सा है। वो है T1, T3, T9, T11, T12। ठीक है, सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ, राइट। तो ये हमारा पूरा वे था जिसकी हेल्प से आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको एक्टिविटी नेटवर्क बनाना है, देन ऑल पॉसिबल पाथ्स निकालने हैं, देन फाइनली यू विल कम अप विद अ solution of critical path, and critical path is the longest duration path, right? So thank you so much, I hope आपको चीजें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज।